बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम अभी ग्राफ और डाटा स्ट्रक्चर जो है उसका एनालिसिस मकसूद है हमारा। और फिर ग्राफ के आपको इल्म है कि वी हैव टू बेसिक ट्रेवर्सल एल्गोरिदम्स जो हम ग्राफ को ट्रेवर्सल के लिए यूज़ करते हैं। वन इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड अनदर इज़ ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। तो अव्वल तो हम ग्राफ की इम्प्लीमेंटेशन जो हमने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ी थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन को ज़रा रीविज़िट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन को ज़रा रीविज़िट करेंगे और उसके फिर उसका एनालिसिस करेंगे मैथमेटिकल। और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उसकी जो ट्रेवर्सल की जो है मैकेनिज़्म, दो मेथड्स हमने पढ़े थे बुनियादी, उसकी जो है ना उसका एनालिसिस करेंगे मैथमेटिकल कि हाउ मच टाइम दिस ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एंड हाउ मच टाइम दिस डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्स। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी सी ज़ेर बहस हम लाएंगे आज, चूँकि हमारे पास इसमें दो जो टेक्निक्स इम्प्लीमेंटेशन की बुनियादी हैं, जब वो ज़ेर बहस आएंगी तो उसमें थोड़ा सा स्पेस को भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा सा इशू वहाँ हमें उसका नज़र आएगा। एनी हाउ, तो देखते हैं। बहरहाल चूँकि इसका जो डाटा स्ट्रक्चर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कर चुके हैं और ट्रेवर्सल भी हम इसको स्टडी कर चुके हैं डिटेल में डाटा स्ट्रक्चर में, तो उधर तो मेरा ख्याल है कोई आपको कोई दिक्कत इतनी इंशाल्लाह नहीं होगी। बाकी जो इसका एनालिसिस पार्ट है उसमें इंशाल्लाह हम ज़रा ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे। और एनी हाउ, लेकिन आई विल रीविजिट डाटा स्ट्रक्चर एज वेल इन डिटेल, ताकि अगर किसी ने डाटा स्ट्रक्चर में वो सही नहीं समझा या नहीं इम्प्लीमेंट कर सका तो इधर उसको जो है ना रीविजिट करके भी समझ आ जाएगी चीज़ों की। अच्छा, एक हमारे पास होता है ग्राफ और एक को हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। तो उसमें फ़र्क वी हैड डिस्कस्ड इन डाटा स्ट्रक्चर कोर्स। हमारे पास एक होता है ग्राफ, एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ। ग्राफ जो होता है वो सिंपल होता है, जिसमें ग्राफ इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस। ठीक है ना जी, ग्राफ की जो सिंपल डेफिनेशन अगर मैं करूँ ना तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस। और दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ, मीन्स इसमें अगर एरोज नहीं लगे हुए कि किसी एज के, तो इसके फिर मुझे दोनों साइड पे एरो एज्यूम करने पड़ेंगे। ना होने का मतलब यानी कि मैं इस तरह भी जा सकता हूँ, इस तरह भी जा सकता हूँ। तो ना होने का मतलब दोनों साइड पे एरो आप एज्यूम कर लें ये भी, और ना होने का मतलब बिल्कुल ना लिखें, तो एक ही बात बन जाती है। अच्छा, अनडायरेक्टेड का मतलब है कि बोथ वे ट्रैफिक है। जैसे हम कहते हैं ना इट्स अ टू वे रोड। वन वे ट्रैफिक का मतलब होता है ये वन वे रोड है, या मतलब डायरेक्टेड ग्राफ जो होता है ना वो वन वे होता है। जैसे ये है, मिसाल के तौर पे इसमें आप स्टेशन नंबर 1 से 5 तो आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि एरो का डायरेक्शन यहाँ इस साइड पर है। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है। तो जाहिर बात है रियल लाइफ में हमें पता है कि ऐसे बहुत सारे हमें जो ना होते हैं मसाइल आते हैं, जिसमें हम कहते हैं हमने शॉर्टेस्ट पाथ जब किया था डायनामिक प्रोग्रामिंग से, आपको याद हो डीपी से हमने एक शॉर्टेस्ट पाथ का सोल्यूशन निकाला था। तो वहाँ हमने कहा था कि सोर्स से लेट्स से पेशावर एंड डेस्टिनेशन इज़ लेट्स से कराची। तो मतलब इट्स पॉसिबल दैट उसमें कोई ऐसे रोड्स हों जो कि वन वे ट्रैफिक हो, और या अगर आप इसी ग्राफ को किसी एक शहर का ग्राफ कंसिडर कर लें कि ये खाली पेशावर का ग्राफ है और इसमें मुख्तलिफ ये जगहों से आप मुख्तलिफ छोटे छोटे, मतलब ये आपकी यूनिवर्सिटी है, ये अड्डा है, ये सदर है, ये बोर्ड है, ये कोई ताकाल है, कोई दूसरी जगह है, और मुख्तलिफ रोड्स जा रहे हैं। तो आपको पता है कि सिटी में आपको जहाँ बड़े गुंजानाबाद इलाका होता है तो वहाँ पे अक्सर पुलिस ने एक बैरियर लगाया होता है, वो वन वे ट्रैफिक है जी, क्योंकि फिर रश बनता है। तो वहाँ से फिर सिर्फ आप एक साइड से दाखिले की इजाज़त होती है और दूसरे साइड से निकलने की इजाज़त होती है, ताकि वहाँ पे ट्रैफिक का वो बॉटलनेक ना क्रिएट हो। तो बात क्या है, हमारे पास अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी यूजुअली बोथ रिक्वायर बोथ काइंड ऑफ ग्राफ्स एज पर आवर नीड्स। अच्छा, तो ये तो बाल डेफिनेशंस को डायग्राफ भी कहते हैं इन शॉर्ट। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रीज़। ट्रीज़ याद रखें, हमें हम जो पढ़े थे
तो ट्रीज आर स्पेशल काइंड ऑफ अ ग्राफ। अच्छा, हमने डाटा स्ट्रक्चर में भी ये बात की थी कि ट्रीज आर स्पेशल काइंड ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ्स। यानी अगर आपने याद हो ना, वो एल्गोरिथम की किताब में जब आप जाएंगे ना, तो वहाँ लिखेगा, वो कहेगा ट्री इज अ ग्राफ, वो लिखेगा। तो आप हैरान होंगे कि यार ट्री इज अ ग्राफ क्या मतलब उसका ये होता है कि ट्री इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ ग्राफ हैविंग n वर्टिसेस एंड n-1 एजेस। ठीक है ना जी। यानी ये एक खास किस्म का ग्राफ होगा जिसमें अगर तो n वर्टिसेस होंगी तो n-1 एजेस होंगी उसमें। ये खास एक किस्म का ग्राफ है। लेकिन एक जेनेरिक ग्राफ जो होगा ना, उसमें कम से कम याद रखें कि अगर मिसाल के तौर पे एक जेनेरिक ग्राफ हो जो ट्री से अगर आपने उसको मुमताज़ करना है, तो फिर उसमें कम से कम अगर n वर्टिसेस हैं तो कम से कम उसमें n एजेस होंगे। अगर इसमें यहाँ पे अगर n 4 है, तो अगर आप देखें तो वर्टिसेस भी यहाँ 4 हैं इस मिसाल में। तो लेकिन ये ट्री नहीं है, इसका मतलब है। लेकिन अगर आप इसको ट्री बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इसको ये इस तरह बनाना पड़ेगा। तो अगर आप गौर करें, अब यहाँ अगर n3 है तो यानी v कह लें 3 है, तो फिर एजेस जो है ना यहाँ पे 2 हैं। ठीक है ना जी, एक कम है। लेकिन ये फिर एक स्पेशल फॉर्म ऑफ अ ग्राफ बन जाती है। इसलिए इसको लिटरेचर में आप कभी किताब खोलेंगे ना, तो वो कहेगा कि ट्री इज़ अ ग्राफ हैविंग दिस दिस दिस। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, हैरानगी की बात नहीं है। मतलब ये कि ट्री को एक ख़ास किस्म के ग्राफ को एक ख़ास किस्म का नाम दिया गया है ट्री। और वो ख़ास उसकी वजह क्या है, वो हमने ग्राफ अगर याद हो आपको डाटा स्ट्रक्चर में बड़ी डिटेल में पढ़ा था। यानी एक तो ये थ्योरम हमने पढ़ा था कि अ ट्री विद हैविंग n वर्टिसेस विल ऑलवेज हैव n-1 एजेस। और अगर आपको यह बात याद हो तो ये हमने खाली ये तारीफ बाइनरी ट्रीज के लिए नहीं की थी। ये खुदा करे आप टर्नरी ट्री में बैठ जाएं, पेंटा ट्री में बैठ जाएं, डेका ट्री में बैठ जाएं, जिसमें भी बैठ जाएं, ये डेफिनीशन, ये थ्योरम आपका मीट होगा। फिर एक और जो है ना खासियत जो ट्री को ग्राफ से मुमताज़ करती है, वो उसमें क्या है कि ट्री जो होती है ना, उसमें नो साइकिल होता है, साइकिल नहीं होता। जैसे ये देखें, इसमें इस ग्राफ में ये साइकिल है, ये इसको आप सर्किट भी कहते हैं, जो है ना साइकिल भी कहा जा सकता है। ठीक है ना जी। वो थोड़ा सा एक बारीक सा फ़र्क है नेटवर्क्स की इस्तिलाह में बाहर, लेकिन नेटवर्क साइकिल आप उसको एक जैसी फ़िलहाल समझ लें। तो ट्री में आपको जनाब साइकिल नहीं मिलता। ठीक है ना जी। फिर उसमें हमने वहाँ कहा था कि ग्राफ में एक से ज़्यादा पाथ भी हो सकते हैं 2 वर्टिसेस में, लेकिन ट्री में आपने कहा था यूनिक पाथ होता है बिटवीन 2 वर्टिसेस। ठीक है ना जी। फिर एक वर्टिसेस वाली बात आपने की कि n वर्टिसेस अगर होंगे तो n-1 एजेस होंगे। फिर आपने वहाँ पे एक फ़र्क और समझा था डाटा स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है ट्री में। ठीक है ना जी। ये सारी ट्री की खासियतें मैं बता रहा हूँ जो कि ग्राफ में नहीं होती है, एक टिपिकल ग्राफ में, जो कि ट्री नहीं होता। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है ना, एक आम जेनेरिक ग्राफ में नहीं होता रिलेशनशिप। ठीक है ना जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी जो आपको एक टिपिकल ग्राफ से मुमताज़ करती हैं, जिसकी वजह से इसको ट्री कहा जाता है। तो अब आ जाते हैं कि ट्री के लिए फिर हमने जो ना कहा था कि उसके अपने फिर हमने ट्रेवर्सल के मेथड भी आपने पढ़ा था आपने। उसमें हमने जनाब पढ़ा था प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, और एक और हमने देखा था लेवल ऑर्डर भी हम उसको कहते हैं। लेवल ऑर्डर का मतलब होता है कि वो लेवल वाइज ट्री को ट्रेवर्स करे, पहले एक लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह। तो बाद उसके एल्गोरिथम्स हमने वहाँ पे पढ़े थे अपने कोर्स में उस वक्त। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो ऑपरेशंस अगर हम अप्लाई करना चाहें किसी भी एक ग्राफ पर, तो वो क्या हो सकते हैं ग्राफ एडीटी पर। तो there are common operations which are, that is constructing an empty directed graph. Another is whether the graph is empty or not, मतलब ग्राफ में कोई वर्टेक्स है, कोई एज है, ये चेक करना। ये देखना कि आपने डिस्ट्रॉय करना है ग्राफ को कि नहीं, ये भी एक काम है। इंसर्ट करना नया नोड, यानी एक नया शहर आपने आबाद किया पाकिस्तान में, तो ज़ाहिर है उसका नया नोड इंसर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप नया नोड इंसर्ट करेंगे तो उसके साथ कोई रोड भी तो डालेंगे ना। तो फिर आपको एक इंसर्ट करना पड़ेगा डायरेक्टेड एज बिटवीन 2 एग्जिस्टिंग नोड्स और फ्रॉम नोड टू इटसेल्फ, वो सर्किट या लूप की सूरत में। और ये देखें ना, ये सर्किट रोड जो आप पढ़ते हैं ना, सर्किट रोड आप कहते हैं ना हम, तो ये सर्किट रोड की मिसाल है ना। मिसाल अगर ये पेशावर है तो ये सर्किट रोड है पेशावर का, ये जो आपने ऐसे लिखा है।
रिंग रोड भी जिसे आप कहते हैं, बाज़ शहरों में होते हैं, तो ये वही मिसाल बन जाती है। इसी तरह फिर डिलीशन नोड की भी हो सकती है, और डिलीशन जो है ना आपकी डायरेक्टेड एज की भी हो सकती है। कहा जा सकता है एक रोड एबंडेंट हो गया है तो उसको डिलीट किया जा सकता है। एक नया रोड आपने डालना है, मोटरवे पहले नहीं थी अब बन गई, तो एक नया एज आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। इसी तरह सर्चिंग फॉर अ वैल्यू इन अ नोड, ये भी आपकी जो है ना एक रिक्वायरमेंट जो है ना हो सकती है, जो आपको कहा जा सकता है कि जनाब हमें ग्राफ में जो ना एक वैल्यू को सर्च करना है स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नोड। सो दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशंस दैट वी कैन अप्लाई ऑन अ ग्राफ। अब आपने डाटा स्ट्रक्चर में भी हमने पढ़ा था, इसको रिविजिट कर लेते हैं कि हमारे पास एक बुनियादी जो इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक थी कि ग्राफ को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि हमने वहाँ भी ये बात की थी कि ये जो तस्वीर है ना, ये तो मेरे और आपके आंखों को ऐसे नज़र आ रही है ना, ये तो देखने के लिए है, ये तो एंड यूज़र के लिए है कि एंड यूज़र को ग्राफ दिखाई कैसे देगा। लेकिन इसके पीछे बैक एंड पे इम्प्लीमेंटेशन तो ऐसे नहीं है ना। अगर आप इसको के मुकाबले में ट्री देखें तो ट्री की तो जैसे तस्वीर है उस मोर लेस उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरह ही ऑलमोस्ट है होती है, क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर बनाते थे, उसमें दो ही पॉइंटर बनाते थे, याद करें, लेफ्ट राइट, और उसके लेफ्ट में यही नोड होता था जैसे ये वाला है, उसके राइट पॉइंटर में यही नोड होता था जो इसका राइट चाइल्ड है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ जाहिर बात है पेरेंट चाइल्ड अव्वल तो रिलेशनशिप है नहीं, यहाँ पे ट्री की तरह रूट का तस्वर है नहीं, यहाँ पे जाना दादे चाचे का कोई तस्वर नहीं है। अच्छा यहाँ आप देखें ना, यहाँ पे किसी से 4 नोड निकल रहे हैं, किसी से 3 निकल रहे हैं, किसी के सर पे 2 नोड आ रहे हैं, एजेस आ रहे हैं, किसी से 2 जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो अगर मैं इसका उस तरह से स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ जैसे मैं एक स्ट्रक्ट बनाता था नोड करता था ट्री का, और उसमें मैं जो ना नोड टाइप के 2 पॉइंटर बनाता था ना, लेफ्ट और कॉमा लेट से राइट पॉइंटर भी एक बनाता था, तो नोड टाइप का, तो वो तो यहाँ नहीं चलता। यहाँ मैं कितने बना लूँगा, मतलब यहाँ मैक्सिमम आप कहेंगे चले यहाँ 3 बना लें सर, यहाँ 4 बना लेता हूँ, लेकिन अगर एक और शायद आबाद किया और उससे 5 रोड निकलते हुए, तो फिर 5 पॉइंटर को तो ये नहीं एडजस्ट कर सकेगा। तो ये वाला खाता जो है ना यहाँ फेल हो जाता है। अच्छा मतलब आप बार बार जाके स्ट्रक्चर को तो नहीं छेड़ेंगे ना, कोड तो आप एक दफ़ा बना के एंड यूज़र को दे देंगे, तो कल को आप वो नया नोड इंसर्ट करेगा उसमें, और उसमें जनाब उसको 7 रोड निकालने होंगे उस शहर से, तो आप कहेंगे वो सब्र करो जी मेरा कोड फेल हो रहा है इस पर। तो ऐसा नहीं है। अच्छा तो इसलिए वहाँ पे ये वाली इम्प्लीमेंटेशन आपकी बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। इसलिए ट्री जो है ना एक ख़ास किस्म का ग्राफ है। अच्छा इसलिए ट्री को आपने मुमताज़ किया हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जुदा है, उसकी प्रोग्रामिंग भी बिल्कुल जुदा है, उसके जो है ना प्रॉपर्टीज़ भी जुदा है, उसका थ्योरम भी जुदा है, उसकी जितनी मैंने अभी 4-5 खसलतें जुदा जुदा है जो एक ऑर्डिनरी ग्राफ से उसको बिल्कुल मुमताज़ कर देती हैं। इसलिए उसको पढ़ाया भी अलहदा से जाता है, उसकी ट्रेवर्सल के मेथड्स भी अपने हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स भी अपनी हैं, और जनाब उसको जो है ना जो जेनेरिक ग्राफ के एल्गोरिथम्स हैं उससे डिफरेंट तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। अच्छा जी अब आ जाए जी इधर, तो सबसे पहली जो हमने इसकी टेक्निक पढ़ी थी एजेसेंसी मैट्रिक्स। तो एजेसेंसी इसलिए कहते हैं कि अब यहाँ पे हम एजेसेंसी देखेंगे, यहाँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ हमसाए का तस्वर है, एडजेसेंट कौन किसके एडजेसेंट है। मतलब ये है कि यहाँ अब हम ये देखेंगे कि अच्छा यार यहाँ तो उस तरह का चक्कर तो चलता नहीं ट्री, तो अब ये हम देखेंगे कि पहले तुम ये बताओ कि इस शहर में कितने लोग हैं, कितने शहर हैं, तो उसने कहा जी 5 हैं। अच्छा फिर ये बताओ कि 5 में कौन कौन किस किस का हमसाया है। यानी हम कहते हैं ना ट्विन सिटीज़ हैं पिंडी और इस्लामाबाद, तो ट्विन का मतलब है कि वो आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, हमसाई हैं। इसी तरह हम कहते हैं जनाब ये पेशावर अगर है तो पेशावर के साथ नौशहरा जुड़ा हुआ है, तो मिसाल अगर ये पेशावर है तो शायद पेशावर नौशहरा जुड़ा हुआ है, नौशहरा से आगे फिर उसका हमसाया कोई और है, फिर उसका हमसाया कोई और है, उसका हमसाया कोई और है। तो ये एडजेसेंसी का तस्वर है कि मिसाल के तौर पर ये 4 नंबर मेरा घर है तो मेरे हमसाया 3 नंबर है, फिर 3 नंबर उधर परला जो उसका हमसाया वो 6 नंबर है। सही है ना जी। तो ये इस तरह से एक तस्वर एजेंसी का तस्वर है। तो इसके लिए फिर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो सोची गई है तो वो क्या है कि एक तो इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो है ना हमने दी क्या क्या हमने क्या सोचा ये कि सोचने वालों ने कहा कि जी हमें सिंपल तरीका इसका ये करते हैं कि नज़र तो लोगों को ये आएगा
यानी दिस इज एन एंड यूजर व्यू कि लोगों को तो समझाएंगे ये, क्योंकि एंड यूजर ये व्यू है, लेकिन प्रोग्रामर्स का व्यू जो होगा ना, या इम्प्लीमेंटर्स का जो कोडर्स का जो व्यू है वो तो ये होगा। लेकिन अब जाहिर बात है ये व्यू कोडर्स का तो यूजर्स को नहीं समझ आता, वो कहेगा ये क्या बताता है ये भला यार 101,0,0,1 ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। आप उसे कहेंगे नहीं जी ये तो तुम्हारे जना पेशावर का जना शहर का मैंने पूरी जना ग्राफ बना के दिया है। वो कहेगा तुम्हारा दिमाग सही है, ये क्या हो रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस जीरोज एंड वंस मीन्स। तो भाई उसको आपने एंड यूजर को इनर इम्प्लीमेंटेशंस तो नहीं दिखानी होती। ये वही मिसाल है, अगर आपको याद हो जब मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट पढ़ाई थी और स्टैक पढ़ाई थी और रिंग पढ़ाई थी और एरे पढ़ाई थी, लिस्ट की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ाई थी, तो वहाँ मैंने एक बात की थी। और वो जब पहली लिस्ट में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था हम लिस्ट की 5, 6, 7, 8 फॉर्म्स पढ़ेंगे। और मैंने आपको एक मिसाल दी थी वहाँ पे कि जनाब अगर आपकी वालदा आपको आज कहें कि बेटे एक कागज़ पेन पकड़ो एक लिस्ट बनाओ, तो मैंने एक सौदा लेके आना है, तो आप अभी जनाब कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उसके स्टूडेंट हैं, या तीसरे चौथे सेमेस्टर के डाटा स्ट्रक्चर या आपने पढ़ लिया या पढ़ चुके हैं, और अब आप वालदा कहती है अच्छा बेटा ये प्याज लाना है, टूथपेस्ट लाना है और ये लाना है वो लाना है, तो वो आप वो लिस्ट ऐसे बना रहे हैं और आप वालदा को कहते हैं कि हाँ अम्मा जी आप मुझे लिस्ट बताएं, मैं आपकी लिस्ट इंशाल्लाह मैं आपकी जो ना ये लिस्ट लिंक लिस्ट में मेंटेन कर रहा हूँ और मैं आपको ये जो ना सौदा लेके आऊँगा। और कल आप उसको आपकी अम्मा कहे कि कुछ ख़ास किस्म के आइटम्स वो बताए, तो आप कहें नहीं आज तो अम्मा जी आपको मैं रिंग में इम्प्लीमेंट कर रिंग में लिस्ट बना रहा हूँ, तो वो तो आपकी अम्मा आपको क्या कहेगी, 2-3 दिन वो कहेगी कि कहेगा बच्चे का तो दिमाग चल गया, ये क्या कहता है। मैं उसको कहती हूँ ये सौदा लाओ, ये कभी कहता है लिंक लिस्ट में आज मैं बना के जाना सौदा ला रहा हूँ, और कल कुछ और आउल फाउल करता रहता है। तो चक्कर यही है कि ये एंड यूज़र का एक व्यू होता है, प्रोग्रामर्स का बैक एंड पे कोई और व्यू होता है, इम्प्लीमेंटर्स जो होते हैं हमारा जो जो बैक एंड का जो व्यू होता है वो टोटली समटाइम्स डिफरेंट होता है चीज़ों का। बहरहाल तो अब हम आते हैं कि हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है और फिर इसका एनालिसिस करना है। तो अब इसकी जो है ना एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या है, वो सिंपल है, वो आपको उधर भी बताई गई थी, टीचर ने भी बताई थी, डिस्कस हमने भी की थी कि जितने वर्टिसेस हैं मिसाल 5 हैं तो 5 क्रॉस की आप एक 2D मैट्रिक्स बना लें, और पहला मैट्रिक्स रो जो है ना वो पहले नंबर नोड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरी रो है वो दूसरे वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जिस जिस से इसका आउटगोइंग एजेस जा रहे हैं वो उधर 1 होंगे, और जिस जिस शहर की तरफ जा रहे हैं तो कॉलम भी वही बता रहा है, यानी कि कॉलम भी 1 2 3 4 5 में लिख देता हूँ, एंड रोज इज 1 2 3 4 5। तो यानी ये कॉलम भी वर्टिसेस बता रहे हैं और रोज भी वर्टिसेस बता रही हैं, इसलिए तो मैंने 5 क्रॉस 5 बनाया है। लेकिन अब मिसाल मैं कहता हूं कि 4th रो में ये 4th कॉलम में ये 1 क्यों है, मतलब ये कि 4th वर्टेक्स से 4th ही वर्टेक्स पे एक आउटगोइंग एज है। तो अगर आप गौर करें इसका मतलब ये है कि ये इस बैच की बात कर रहा है, ये सर्किट जो आपने बनाया है, ठीक है। अच्छा इधर अब मिसाल ले लेते हैं कि मिसाल ये सेकंड के रो में यानी सेकंड वर्टेक्स की आप बात कर रहे हैं, और थर्ड कॉलम में 1 क्यों है, मतलब ये कि सेकंड से वर्टेक्स से थर्ड वर्टेक्स पे 1 होने का मतलब ये है कि एक एज आउटगोइंग एज जा रहा होगा। तो देखें सेकंड से थर्ड जा रहा है कि नहीं, ऊपर देख लें तो आप देख लें यहाँ सेकंड से थर्ड ये वाला एज जा रहा है, उसने जो जिक्र किया है। और इसी तरह अगर कॉलम वाइज आप देखेंगे ना तो ये इनकमिंग एजेस बताएगा आपको। कोई कॉलम आप ले लेंगे ना तो 2 पे आप देख लें वर्टेक्स 2 पे 2 इनकमिंग एजेस होंगे, ठीक है। ये देख लें एक इनकमिंग एजेस आपको ये 1 से मिल रहा है और एक 3 से मिल रहा है, तो एक देखें 1 की एंट्री रो की एंट्री देख लें और एक 3 की एंट्री देख लें 1, तो ये आपको एक आउटगोइंग और एक इनकमिंग, तो इससे आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना जी। लेकिन जो चीज़ अब यहाँ मिसिंग है आपके जहन में आ गई होगी, जो हमने वहाँ भी डिस्कस की थी कि क्या कि यहाँ आपने एडजेसेंसी तो मेरे साथ क्लियर कर ली है, यू हैव डिस्कस्ड द एडजेसेंसी विद मी, बट सर व्हाट अबाउट द डेटा, आपने ABCD ये जो वर्टेक्स के अंदर ये डेटा रखा हुआ है वो तो यहाँ नहीं आपने मेंटेन किया हुआ,
वो तो मेंटेन नहीं है यहाँ। तो उसके लिए हमने कहा अच्छा जी ये भी मसला कर लेते हैं, इसके लिए एक वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर आपको पता है कि अगर एक वेक्टर जो फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है 1D उसकी एरे हम बना लें तो उसमें हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस मसले के लिए हम डाटा के लिए एक जो है वेक्टर बना लेते हैं और उसमें डाटा रख लें। तो ये पहली उसकी एडजेसेंसियाँ बताएगा और ये पहली जो वैल्यू है वर्टेक्स की वो इधर रख लेते हैं। चौथे रो जो है ना वो चौथे की जो है ना वो बताएगा एडजेसेंसी, और ये डाटा का जो चौथा वैल्यू है ना एरे की चौथे इंडेक्स पे लोकेशन पे, तो ये उसका डाटा बता देगा। तो इससे तो आपके दोनों मसले हल हो गए कि नहीं जो है डाटा भी आ गया और ये भी आ गया। तो ये एक मसला हल हो गया। फिर हमने जना थोड़ी देर बाद सोचा तो आपने एक और मसला उठाया, वो भी हमने डिस्कस किया था, अब यहाँ फिर उठाते हैं। आपने कहा सर ये तो दोनों चीज़ें आपने कर दी लेकिन इसमें एक मसला और है। उसमें मसला ये है कि आपके ने ऊपर तो ग्राफ में तो जाहिर बात है ना जिसके साथ जिस आप हमसाए हैं जो जो आपके एडजेसेंट है उसके साथ तो आपके साथ एरो आपने लगा दिया है ना। तो एरो जो है ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई ये मेरा हमसाया है, इसके साथ मेरा एज है। लेकिन अगर ए का डी के साथ एज नहीं है तो बस उसका एरो नहीं है तो बात खत्म। लेकिन आप तो यहाँ पे ना इजाफी तौर पे ये जीरोस लगा के मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि जी इसका इसके साथ एज नहीं है, इसका इसके साथ नहीं है। और अगर आप गौर करें तो आप बहुत सारी मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं। यू आर लॉट ऑफ वेस्टिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। यानी आपके इस 2D मैट्रिक्स में तो मुझे जीरोस बहुत नजर आ रहे हैं और जीरोस तो मेरे लिए कोई यहाँ किरदार अदा नहीं कर रहा है। जीरोस का तो मतलब इस 2D मैट्रिक्स में ये है कि भाई यू डोंट हैव एन एडजेसेंसी विद दीज टू, या एनी कोई से टू वर्टेक्स ले लें। यानी कि दिस matrix contains lots of zeros and lots of zeros means no adjacency. And why you are maintaining lots of zeros by saying that there is no adjacency? देखें अगर आपसे एक किसी सवाल का ये जवाब लिया जाए जिसका जवाब हाँ और ना में हो, और अगर आप उसका जवाब यस दे दें तो अंडरस्टूड नहीं हो जाता कि उसका जवाब नो नहीं है। या अगर कोई उसका जवाब नो दे दे तो अंडरस्टूड नहीं हो जाता कि उसका जवाब यस नहीं है। तो इधर तो आप मुझे यस और नो दोनों अलग अलग बता रहे हैं, तो क्यों बता रहे हैं? आप मुझे एक जवाब दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे की नफी खुद ब खुद हो जाती है। तो अब सोचने वालों ने कहा कि हाँ ये अब एक मसला है। यानी यहाँ पे देखें आपने 5 वर्टेक्स के लिए 5x5 की जब मैं वो बनाई एरे तो आपने 25 लोकेशंस स्टोर की। अब ये वाला मसला हम इंशाल्लाह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आगे छेड़ेंगे कि ऑलमोस्ट आपकी n वर्टिसेस के लिए आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी ना वो θn² थी। यानी आपने n वर्टिसेस के लिए n² लोकेशंस रिजर्व की हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस बात को मैं जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे आऊंगा तो वहां पे इसको हम दोबारा छेड़ेंगे। अच्छा जी, अब आ जाए जी इन डिग्री आउट डिग्री। आपको पता है इन डिग्री का मतलब ये होता है कि कितने उसके इनकमिंग एजेस हैं, आउट डिग्री का मतलब होता है कि कितने उससे आउट गोइंग एजेस जा रहे हैं। डेफिशिएंसीज वो जो है वो मैंने बता दी हैं कि वो जनाब डाटा नहीं था, और दूसरी क्या थी कि इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ मैनी जीरोस। तो उसका हल भी अब आपने फिर निकाला कि उसके लिए आपने कहा अच्छा उसके लिए हम एक दूसरी टेक्निक आपने ईजाद की कि चलें जी इसमें हम वो दोनों एलिमिनेट करते हैं प्रॉब्लम्स। हम जनाब वो डाटा भी जो है उसको क्या कर देते हैं, जो अलहदा उसके लिए हमने जो एरे बनाई थी डाटा की वो भी नहीं करते, और साथ ही साथ जो ज़ीरोज़ हमने जो इतने सेव रखे थे ना वो ज़ीरोज़ भी अब हम मेंटेन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा चलें जी देखते हैं कि वो कैसे किया है। उन्होंने कहा जी यही चीज़ है, इसको अब हम ऐसे कर लेते हैं कि आपका जो डाटा है ना ABCDE जो 5 वर्टिसेस में उसको हम इधर रख लेते हैं। एक दिस इज बेसिकली एरे ऑफ लिस्ट्स अगर आप इसको डाटा स्ट्रक्चर की ज़बान में, और ज़्यादा स्पेसिफिक कहना चाहें तो एरे ऑफ लिंक लिस्ट्स। यानी ये एक एरे है और आगे लिंक लिस्ट्स हैं मुख्तलिफ, और ज़्यादा स्पेसिफिक कहना चाहें तो एरे ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट्स का है। ठीक है ना जी। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, अब मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स तो नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये डाटा स्ट्रक्चर का मौजू है और ये मैंने वहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में कवर कराई थी कि भाई
इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके अंदर किस तरह पॉइंटर डिक्लेयर होगा, वो पॉइंटर इस नोड का होगा तो कैसे होगा, और इसके अंदर इजाफी ये डब्बा कैसे होगा, तो ये डिटेल्स यहाँ की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ इसका एनालिसिस करना है और स्पेस की बात करेंगे या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। तो बाहर गए यहाँ पे आपका डाटा जो ना आ गया इस रे के अंदर, और साथ में एक पॉइंटर है जो कि बेसिकली जिसमें हर लिंक लिस्ट का हैंडल पड़ा हुआ है, हेड पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और उसमें आपने सिर्फ उन लिंक लिस्ट के नोड्स का जिनके साथ इसका आउटगोइंग एज है। तो अगर आप देखें ए का 2 3 5 के साथ एज था, तो ए का 2 3 5 के साथ एज था, तो उसका जनाब आपने सिर्फ जो है ना एडजेसेंसी वहां मेंटेन की हुई है, और कोई चीज़ आपने नहीं मेंटेन की। इसी तरह सी के साथ आपने 2 और 4 किया हुआ है, इसी तरह वीक और एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका जो है आपकी एडजेसेंसी, तो इसमें वो दोनों मसले आपके जो है वो हल हो जाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए जी इसके ज़रा सा एनालिसिस वाला पार्ट ज़रा देख लेते हैं। देखें, फॉर बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ अगर हम दोनों ज़हन में रख लें, the adjacency list representation has desirable property that the amount of memory it requires is theta v plus e. The amount of memory it requires is theta, वो कहता है v plus e. अच्छा, अब ये इसने v plus e कैसे कहा, तो देखें इसने जरा गौर करें ना, इस ग्राफ से ही बनाया है, तो इसमें वर्टिसेस कितने हैं, v, तो इसने ये वर्टिसेस के लिए एरे तो बनानी है ना, इतनी जितने वर्टिसेस होंगे उतनी ये वाली एरे तो बननी ही बननी है, ठीक है जी। अच्छा, ये प्लस ई का क्या मतलब, ये क्यों है, देखें इसके एक्चुअली कितने एजेस हैं, मैक्सिमम, मतलब जा रहे हैं ना, ये जितने ये डंडे नजर आ रहे हैं एजेस, ये टोटल एजेस है ना। टोटल एजेस के ग्राफ को एक देखें, हमने ग्राफ की इस्तिलाह में पढ़ा है कि एक एज को जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको के लिए स्मॉल ई का लिटरेचर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जब आपने मुमताज करना हो एक एज को दूसरे एज से, तो उसको फिर हम इस तरह कहते हैं E1, E2 ऐसे, E3 इस तरह, एंड सेट अगर बना के कहें तो फिर हम कहते हैं कैपिटल ई, यानी सेट ऑफ ऑल एजेस को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए उसने ई कहा है। जब थीटा ई गया ना, तो कैपिटल ई का मतलब तमाम एजेस की बात कर रहा है, कैपिटल ई का मतलब है तमाम वर्टिसेस की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि v प्लस ई का मतलब है कि ये कह रहा है कि कम से कम आपका जनाब जो मेमोरी इट रिक्वायर्स है वो तो इतनी है ही है, चाहे आप डायरेक्टेड में बैठे हो या इनडायरेक्टेड में। अच्छा, अनडायरेक्टेड में अब आप मुझे बताएं, मैक्सिमम अनडायरेक्टेड ग्राफ अगर हो, तो इस तरह अगर ग्राफ हो, तो ये ग्राफ की एंट्री यहाँ पे 2 दफ़ा शुमार होगी ना, एक दफ़ा इसके लिए भी और इसके आउटगोइंग के लिए भी। तो जो एडजेसेंसी लिस्ट आप इसके लिए बनाएंगे, तो एज तो नज़र तो एक दफ़ा आ रहा है, यानी ये नज़र तो एक दफ़ा आ रहा है, लेकिन इसकी एक एंट्री इसके आउटगोइंग के लिए भी पड़ी होगी, और इस एक नज़र आने वाली एक आउटगोइंग की एंट्री इसके लिए भी पड़ी होगी। समझ आ रही है? तो मतलब अगर ये 4 एजेस हैं, तो ये 8 लिंक लिस्ट में नोड्स टोटल पड़े होंगे इन सब में। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर ये 4 हैं, तो ये जमा 4 और कर लें आप, 8 एंट्रियां हो गई। यानी अगर ई हैं तो ये एक्चुअली 2E बन जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करें ना, मुझे आप जरा बताएं, अगर कोई थीटा v प्लस 2E लिखेगा तो आप उस पर हंसेंगे, क्योंकि जब आप नोटेशन यूज़ करते हैं तो फिर थीटा बिग ओमेगा उसमें कॉन्स्टेंट्स एंड लोअर ऑर्डर टर्म्स तो इमटेरियल हो जाती हैं। तो अगर आपसे मेमोरी कोई एग्जैक्ट पूछ ले, एग्जैक्ट, तो उधर तो आप ये डिबेट उसके साथ कर सकते हैं कि नहीं सर, एक्चुअली तो अनडायरेक्टेड के केस में आपको 2E लिखना चाहिए था, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो है ना अनडायरेक्टेड में तो एक एज 2 दफ़ा शुमार होता है। समझ आ रही है बात? क्योंकि उसमें तो वो एक किस्म का दोनों साइड से गिना जाता है। अगर मिसाल अनडायरेक्टेड में ये एरो नहीं है,
तो एरो ना होने का मतलब ये इसका भी आउटगोइंग है और उसका भी आउटगोइंग है, तो फिर ज़्यादा इसकी भी एडजेसेंसी में आउटगोइंग में वो लिखा जाएगा और इसकी में भी, तो लिख नज़र तो एक आएगा लेकिन वो लिंक लिस्टों में दो जगहों पे पड़ा होगा। तो जब ये अगर अगर ये टोटल एजेस कोई गिन ले और वो 4 होंगे तो एक्चुअली एडजेसेंसी में 8 जगह होंगे, तो हम कहेंगे टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 2e हुई। लेकिन v तो जितने हैं ना वो तो उतने ही होंगे ना, यानी इस लिंक लिस्ट में अगर आप देखें तो ये जो एरे है ना ये तो v की टाइम्स ही बनेगी, इसलिए हम कहेंगे कि इधर तो जनाब उतना ही है। तो ये अगर आप इस तरह से कह सकते हैं कि सर एक्चुअली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी ना, यानी वो फंक्शन दो चीज़ों का मुरक्कब है वे, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं तो v प्लस 2e कह सकते हैं, क्योंकि उसमें वेरिएबल दो है ना। फंक्शन आपने जो ना फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है ना, तो आप कहते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो उसके लिए आप लिखते हैं 2x क्यूब प्लस 3xy प्लस 4x प्लस 0, तो ज़ाहिर उसमें दो आपको एक्स वाई, ठीक है ना जी, वेरिएबल मिल रहे होते हैं। तो यहाँ अभी वी ई है तो यहाँ पे जो है ना दोनों आपको वेरिएबल यहाँ पे मिल रहे हैं। और इसी तरह अब ये डिबेट फिर रुकती नहीं है, मतलब आपके पास ग्राफ में फिर बहुत सारी फॉर्म्स हैं, मल्टी ग्राफ भी आपने पढ़ा था, मतलब वो, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं जा रहा अभी, मतलब मैं जेनेरिक बात कर रहा हूँ। मैं इस तरह के मैश भी आपने पढ़ा है कि मैश में ये होता है कि आपके जो है ना हर एक के साथ एक डेडिकेटेड एज होता है, ठीक है ना जी। तो उस सूरत में और जो है ना फिर आपके एजेस जितने, मतलब वो तो फिर जितने एजेस हैं टोटल बस उतने ही हैं, और उसका डबल करें ना, वो जितने भी हैं, मतलब अगर एक 2 3 4 5 6 हैं तो 6 का ट्वाइस करेंगे तो 2 ही निकलेगा, बस वो यहाँ लिखें, सही है जी। और अगर मल्टी ग्राफ है तो उसमें आप ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा डेडिकेटेड एजेस भी फिर हो सकते हैं, तो बस ठीक है, वो जितने भी हैं टोटल ई को गिने, उसके साथ 2 ई करें और खबर बात ख़त्म करें। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि, और थीटा लगाया उसने क्यों है, तो मेरा ख्याल है इसका जवाब भी आपको मिल जाना चाहिए खुद अगर थोड़ा दिमाग पे जोर दें। थीटा का मतलब ये होता है कि कम से कम भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होगी, अब मेमोरी इतनी लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा भी मेमोरी इतनी लेगा। तो ये बात ज़हन मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि आप ये v प्लस सी कॉम्प्लेक्सिटी इससे ना कम कर सकते हैं इसकी, और ना इससे ज़्यादा कर सकते हैं। यानी आपको अगर गिवन ग्राफ 5 वर्टिसेस का पिछले वाला हो तो इतनी तो आपने बनानी ही होगी खामखा, ये 5 की रे, ये बेस्ट केस में भी इतनी और वर्स्ट में भी इतनी, और इतने ही लिंक लिस्टों में नोड्स भी आपने बेस्ट केस में वर्स्ट केस में इतने ही डालने होंगे हर हाल में। तो जब डालने होंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है आप क्या कोई इम्प्रूवमेंट बेस्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं ला सकते, और वर्स्ट केस में आप कोई ज़्यादा जो है ना स्पेस बढ़ा नहीं सकते, वही सूरत है। लिहाजा इसलिए ये थीटा नोटेशन लिख के आप अगले को एक ये भी मैसेज दे रहे हैं कि भाई जो कुछ भी हो जाए आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इससे किसी तरह भी न घट सकती है न बढ़ सकती है, ठीक है जी। अच्छा बात, ये तो पहले पॉइंट की डिबेट हो गई। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। ये तो आपने एडजेसेंसी लिस्ट की मेमोरी कही, लेकिन अब वो कहता है पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट इज that degree that there is no quicker way to determine if a given edge is present in the graph than to search for v in the adjacency list, adjacency of u, and this disadvantage can be remedied in by an adjacency matrix representation at the cost of using asymptotically more memory। अच्छा देखें, अब ये बड़ी गहरी बात ये इस सेंस में कर रहा है, कह रहा ये है कि इसी ग्राफ की आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर बनाते, ठीक है, तो वो तो आपने ये पीछे बनाई है ना इसकी, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इसी मैंने ग्राफ वही रखा है ताकि फ़र्क समझाना। तो अब इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि यार फलाना तीसरा जो है ना नंबर नोड जो है ना चौथे नंबर नोड के साथ वो एडजेसेंट है कि नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप एरे के थर्ड और फोर्थ का जो इंटरजेक्शन है उसमें फ़ौरन जाके देख लेंगे ना कि वहाँ 1 है कि 0 है इंटरसेक्शन, तो सिंगल ऑपरेशन में पहुँच जाएंगे यहाँ एरे 3 4 इंडेक्स पे। अगर यहाँ 1 है तो कहेंगे यस, और अगर वहाँ 0 आपको मिला तो कहेंगे नो। लेकिन तो ये तो थीटा 1 में पहुँच गए ना आप,
एक जंप लगा के फौरन रे, क्योंकि रे तो कंटिन्यूस मेमोरी है, उसमें तो फौरन आप एक ऑपरेशन लगा के फौरन अपने जो है ना हदफ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये वाला काम अगर आपने इसके ये इस रिप्रेजेंटेशन से क्यों भागे थे एडजेसेंसी लिस्ट पे? आप इसलिए भागे थे कि ये स्पेस बहुत ज़ाया करती है क्योंकि इसमें ज़ीरोज़ बहुत हैं, ठीक है ना, ये फजूल में ज़ीरोज़ रखती है जिनके साथ नहीं भी है। लेकिन इसका फ़ायदा आपको यहाँ एक तो हुआ है ना कि अगर आपने किसी की एडजेसेंसी मालूम करनी है तो ठक से आप पहुँच जाते हैं वो इंटर कनेक्शन जहाँ पे इनका आपस में, वहाँ देखते हैं कि भाई इंटरसेक्शन कहाँ इनका हो रहा है, और अगर वहाँ 1 पड़ा है तो बस ठीक है और नहीं है तो एडजेसेंसी नहीं है, ठीक है। तो वो तो फ़ौरन आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स में फ़ौरन पता चलता है कि किसके साथ एडजेसेंसी है और नहीं है। लेकिन अगर यही एडजेसेंसी आपने एडजेसेंसी लिस्ट में देखनी होगी तो भाई साहब वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। वो क्यों? क्योंकि जब आपने सी की एक ही एडजेसेंसी देखनी है तो आपने उसकी अगर 5 के साथ चेक करनी है तो वहाँ तो आप ठक से वो जना 1 की जना 5 के साथ इंडेक्स पे जाके देख लेते थे, लेकिन यहाँ पे आपको ये लिंक लिस्ट सर्च करके फिर पता लगेगा। कोई डायरेक्ट वे नहीं है कि आप पहुंच जाएं कि मुझे डायरेक्ट बता दें कि हाँ जी 5 वाले नोड से जना इस नोड पहले नंबर नोड का जना एडजेसेंसी है। नो, यू नीड टू गो बाय दिस वे। तो इसका मतलब है कि एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन नो डाउट स्पेस के एतबार से बहुत बेहतर है उससे, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एतबार से ये उसके मुकाबले में थोड़ी सी सुस्त है। तो अब आप जरा देख लें प्रोज एंड कॉन्स दोनों इम्प्लीमेंटेशंस को। आपने ऐसे नहीं देखना कि बस यही हर वक्त बेहतर है और वही हर वक्त बुरी है, ना 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 ना। या आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे कि अगर आपका ग्राफ बहुत बड़ा है और आपकी स्पेस जो है ना बहुत ज़ाया कर रहा है तो मे बी आप फिर उस वक्त एडजेसेंसी लिस्ट पे जाएं। लेकिन अगर आपका ग्राफ बहुत छोटा है और उसमें एडजेसेंसी भी ज़्यादा आपको नहीं तो मे बी आप एडजेसेंसी जो है ना उस पर जाएँ मैट्रिक्स पे कि ठीक है यार लेता रहे स्पेस, मुझे बहुत जल्दी जल्दी एडजेसेंसियाँ चाहिए, मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन में जो है ना काम करना है कि जहाँ पे। और आपने जो है ना ग्राफ की जो यूजुअली एप्लीकेशन है ना उसमें आप जब ग्राफ थ्योरी का हम कोर्स यहाँ पढ़ाते हैं MS लेवल पे नेटवर्क्स एंड ग्राफ थ्योरी का, तो वहाँ पे कभी आप ज़रा अगर गए आगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे ग्राफ की एप्लीकेशन में समटाइम्स वो एल्गोरिथम बड़े जो है ना एक्सपेंसिव हो जाते हैं, उनका टाइम बहुत ज़्यादा लगते हैं फिर। तो उस सूरत में फिर आगे इंशाल्लाह हम भी जब ये कोर्स वाइंड अप करेंगे तो आखिर में जब हम आएंगे NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स, NP हार्ड प्रॉब्लम, तो वहाँ भी थोड़ा सा टच आएगा। तो वहाँ आपको फील होगा कि फिर समटाइम्स हमें तेज़ी चाहिए होती है, चाहे स्पेस लेता रहे वो ज़्यादा। स्पेस पे हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी मुझे जवाब दे मेरे मसले का। तो बात खैर ये एक जो है ना उसके यहाँ पे ये पॉइंट दे रहा है कि एसिम्प्टोटिकली वो मोर मेमोरी तो लेता है एडजेसेंसी जो आपकी मैट्रिक्स है, लेकिन वो उसकी कॉस्ट जो है ना चेक करने की एडजेसेंसी वो बार कैफ एडजेसेंसी लिस्ट से बेहतर है। लेकिन फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या मसला है? तो वो कहता है हाँ एडजेसेंसी मैट्रिक्स में मसला ये है कि वो उसकी स्पेस फिर इससे ज़्यादा है। अब वहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट के भी आपने देखा ना स्पेस क्या थी, थीटा V प्लस E, जो अभी मैंने समझाई वो एरे जो है वो V और जो आगे लिंक लिस्ट हैं उसमें जितने भी नोड्स हैं वो सारे मिला के E हैं, तो वो थीटा V प्लस E। लेकिन एडजेसेंसी मैट्रिक्स में स्पेस अभी मैंने बताई थी कि वो 2D मैट्रिक्स बनाता है तो V इंटू V वो V स्क्वेयर स्पेस लेता है। तो ज़ाहिर है V स्क्वेयर इज वर्स देन V प्लस E। V प्लस E जो है ना बहुत कम है बनिस्बत V स्क्वेयर के। तो इसलिए तो एक फ्लॉ उसका है, एक फ्लॉ इसका है, ठीक है ना जी। तो जाहिर ही बात है फिर ये हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है अपने एप्लीकेशन को देखते हुए कि हमें किस जो है ना इम्प्लीमेंटेशन पे जाना है बेस्ड ऑन द एनालिसिस के ये ज़हन में हमारी बातें होनी चाहिए। सो ही सेज that although the adjacency list representation is asymptotically at least as efficient as the adjacency matrix representation, but the simplicity of adjacency matrix may make it preferable when graphs are reasonably small. जो मैंने अभी बात की कि अगर ग्राफ्स रीजनेबली स्मॉल हो ना, यानी बहुत पेचीदा ना हो, बहुत ज़्यादा वर्टिसेस एंड एजेस ना हो उसमें,
50 की बात हो, 100 की बात हो, ये इससे ज़्यादा की ना हो, तो 50 बाय 50 की या जना फिर 20 बाय 20 की इतनी की तो 2D अरे बना लें तो ठीक है। लेकिन अगर बहुत बढ़ता है मसला तो फिर वहाँ पे हम सोच सकते हैं कि नहीं यार अब तो स्पेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो देन somebody can think of going to adjacency list representation। अच्छा जी, तो ये तो अभी तक की जो हमने यहाँ बहस की, ये वही जो डाटा स्ट्रक्चर में जितनी हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी, और इम्प्लीमेंटेशन को हमने रिविजिट भी किया इशारों में, ज़्यादा डिटेल तो नहीं कर सके क्योंकि वो डाटा स्ट्रक्चर में हमने किया हुआ था उसकी डिस्कशन उसको। और अब हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब आते हैं उसकी सर्चिंग एंड ट्रेवर्सिंग पे। तो सर्चिंग एंड ट्रेवर्सिंग आपको पता है, हमने अभी पढ़ा कि दो बुनियादी मेथड है हमारे पास, एक को हम कहते हैं BFS एंड अनदर एज DFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। अच्छा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च टिपिकली हमें पता है, डाटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ रहे थे कि डेप्थ फर्स्ट सर्च टिपिकली इंप्लीमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक एंड BFS यूजुअली इंप्लीमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ अ क्यू। अब हम मिसाल देख लेंगे, मैं यूजुअली एक सिमुलेशन आपको दिखाऊंगा आज BFS की, उसी लाइंस पे फिर आप जिसके बैक एंड पे मैं क्यू दिखाऊंगा आपको कि कैसे काम करेगी, और उसी ही की लाइनों पे आप जब चलेंगे तो आप DFS को फिर यूजिंग स्टैक, मतलब फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आप वो क्यू की जगह स्टैक लगा दें तो बस वो DFS बन जाएगा, बाकी कोई एल्गोरिथम में चेंज नहीं है। एंड आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रैवर्सल्स का, कि हमने एग्जैक्टली वंस विजिट करना होता है, यानी कि ये ना हो कि हम एक आइटम को एक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर रख के फिर उसको बार बार विजिट करें। नहीं, सर्च जब आप घर में कोई चीज़ गुम जाए तो आप घर में एक जगह जाके एक ही दफ़ा ढूंढते हैं उसको। ये नहीं है कि आप कहें कि मैंने एक स्टोर में एक चीज़ को ढूंढा, फिर आया ढूंढा, फिर आया ढूंढा, फिर आया ढूंढा, मतलब एक जगह आप ढूंढ चुके हैं, तो वाई टू सर्च अगेन। और अगर आप दोबारा आते भी हैं तो इसलिए नहीं आते कि आप वो दोबारा उसी जगह ढूंढते हैं, आप शायद इसलिए आते हैं कि यार वहाँ मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ, इसलिए मैं उस जगह को देखने आ रहा हूँ जो मैंने नहीं पहले देखी। तो इट डजंट मीन कि आपने उसको दोबारा विजिट किया है, क्योंकि आप तो उस जगह को विजिट करने अब आए हैं जिसको फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, जो पहले आप नहीं कर चुके थे। तो ट्रैवर्सल याद रखें, ट्रैवर्सल मीन्स दैट यू नीड टू विजिट एग्जैक्टली वंस, ठीक है जी। और DFS में हम जो you follow a path as far as you can go before backing up, और BFS में you visit all the neighbors of the current node before exploring further nodes in the graph। तो BFS में आपको पता है ब्रेथ में आप चलते हैं, यानी पहले आप एक नोड को पकड़ के उसकी जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो उसकी ब्रेथ कवर करते हैं, फिर उसके एक अगले नेबर को पकड़ के उसकी ब्रेथ करते हैं, फिर वापस आके उसके दूसरे की ब्रेथ करते हैं, इस तरह। और डेप्थ ये होता है कि आप एक को पकड़ते हैं, फिर उसकी एक डेप्थ को पकड़ते हैं, फिर उससे उसकी अगली डेप्थ पकड़ते हैं, फिर उससे अगली डेप्थ पकड़ते हैं, जा एंड में जब डेप्थ खत्म होती है तो एक रिवर्स गियर लगाते हैं, तो फिर पूरा सब तक नहीं आते, एक रिवर्स गियर लगा के फिर उसकी अगर कोई दूसरी डेप्थ है तो उसमें जाते हैं आगे। तो ये बेसिकली चूंकि आपके पीछे स्टैक चल रही होती है तो स्टैक ये खुद ही इंश्योर करती है। और BFS के चूंकि पीछे क्यू चल रहा होता है तो ये जो ब्रेथ फर्स्ट का मैकेनिज्म है ये आपको क्यू खुद ही इंश्योर करके देता है। बात वो तो इंशाल्लाह आपने देख भी लेंगे, अभी डाटा स्ट्रक्चर में हमने चीज़ें पढ़ी भी थी, इम्प्लीमेंट भी की थी। तो ये एक मिसाल देख लेते हैं, ये ग्राफ है आपके सामने, ठीक है जी। इस ग्राफ को देखें मिसाल के तौर पे, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है और S ये वर्टेक्स जो है इसमें आपको नज़र आ रहा है। इसमें हम जो है कोशिश करते हैं कि लेट्स से हम वर्टेक्स नंबर S से शुरू करते हैं अपना ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के मैंने शुरू में आपको कहा कि इसके बैक एंड पे यूज़ होता है क्यू, तो एक क्यू मैं नीचे अब यहाँ पे इस जगह शो करता हूँ आपको के साथ साथ नज़र आपको आता है। ये क्यू जो है इसमें सबसे पहले आप NQ करेंगे जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसकी ब्रेथ से आपने शुरू करना है। तो आपने चूंकि पहले S से शुरू करना है तो आपने S को NQ कर दिया इसमें। अब उसकी पहले जो है ना ब्रेथ में, उसकी ब्रेथ में कौन कौन है,
आपकी उसकी ब्रेथ में 2 है, उसकी ब्रेथ में 5 है, उसकी ब्रेथ में 3 है। तो जाहिर बात है ये 2 3 5 या 5 2 3 जिस भी ऑर्डर में ये इसमें एनक्यू होंगे। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल सवाल है, वैसे बात ये मैं वहाँ क्लास में बहुत पूछता हूँ कि इसमें पहले कौन सा जाएगा, 2 जाएगा कि 3 और कि 5 के 5 के 3 के 2। तो असल में ये ज़रा सा कोडिंग से मुताल्लिक है। जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग खुद की होती है ना ग्राफ की, तो वो मुझे बड़ा जल्दी इसका जवाब दे देते हैं। और कुछ लोग तुक्के लगाते हैं कि निसार बस जो भी दिल करे आपका लगाएं, तो दिल पे तो प्रोग्रामिंग नहीं चलती, याद रखें। मतलब आपको सोच के जवाब देना होगा कि सर इसमें पहले 2 जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं सर चूंकि 2 नंबर छोटा है तो पहले असेंडिंग में चलें, 2 जाएगा फिर 3 फिर 5। तो ये तो बड़ा सही है, एक तो ऑकवर्ड किस्म का जवाब है। मतलब ये तो मतलब इस नोड में मैं 2 की जगह मिसाल 4 लिख देता फिर, या इसको कोई और वैल्यू दे देता, तो ऐसी तो बात नहीं है। असल में देखें, थोड़ा सा आप पीछे जाए ना इसके, मैंने आपको शुरू में जब ग्राफ एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको क्या कहा, ये जो तस्वीर नजर आ रही है ये एंड यूजर का व्यू है। इसके पीछे कौन सा डाटा पीछे किस तरह इंप्लीमेंटेड है, फिर आप जवाब सही देंगे। इसके पीछे इंप्लीमेंटेड है या एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है और या एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। अब अगर आप कहते हैं कि एडजेसेंसी लेट्स से लिस्ट है, ठीक है, तो लिस्ट में मुझे बताएं कि एस के आगे मिसाल के तौर पे पॉइंटर में लिंक लिस्ट में कौन पड़ा होगा, 2 3 5। तो अब यहां एक बहस है ये, अगर मैं कहूं कि लेट्स से 5 इस तरह पड़ा है, फिर 3 है और 2 है, तो अब आप मुझे बताएंगे कि सर पहले 5 विजिट होगा की ब्रेथ कवर होगी, यानी ये पहले इसको कवर करेगा, इसकी ब्रेथ, फिर वापस लौटेगा क्यू में, यानी इसको पहले 5 लाना होगा एन क्यू करने का, फिर वापस जब इसकी ब्रेथ से लौटेगा तो फिर नेक्स्ट ब्रेथ जो एस की है वो 3 की कवर करेगा क्योंकि ये इस तरह लिंक लिस्ट में जा रहा है, फिर 2 की करेगा। तो ये जिसने ये प्रोग्रामिंग खुद की होती है ना, उसको ये फौरन मेरे सवाल की समझ आ जाती है। तो अब अगर क्योंकि यहाँ पे तो चूंकि हम एल्गोरिथम में बैठे हैं, यहाँ तो अब ज़्यादा बात है सिमुलेशन, तो ये इस लेवल की प्रोग्रामिंग डिटेल से बहस नहीं करेंगे हम। या तो उसने एनालिसिस की बहस करनी है तो वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस के चक्कर में है, वो आपको प्रोग्रामिंग सब सिखाने के चक्कर में तो नहीं बैठा हुआ। तो इसलिए ज़रा सा ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसको आपने खुद ज़रा सा जहन में परसीव करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आए जी, तो इसको चलाएं। आपने एस में इसने पहले 2 को लेट से ब्रेथ विजिट किया, तो बस आप समझ जाएं कि 2 पहले उधर आपकी लेट से एडजेसेंसी लिस्ट में पहले 2 नोड लिंक लिस्ट में था। अच्छा, अब जरा देखें 2 नीचे एन क्यू हो गया। अच्छा, उसका कलर इसने चेंज कर दिया है, यानी ये जो है जिसको विजिट कर दिया है उसका उसने एज का कलर जो है वो रेड कर दिया है, और साथ ही उसने उसके ऊपर यानी हॉप काउंट है ये, यानी कि इसने दिस इज विजिटेड। अच्छा, उसके बाद इसने 3 को विजिट किया है, और नीचे देखें क्यू में जिसको विजिट करता मतलब ये कि नीचे क्यू क्या कर रही है बीएफएस के बैक एंड पे कि एग्जैक्टली ये एक वर्टेक्स को एक दफ़ा क्यू में एन क्यू करेगी, और एक ही दफ़ा जब उसकी ब्रेथ पूरी हो जाएगी तो उसको डी क्यू कर देगी, यानी एस की ब्रेथ जूं ही का पूरी हो जाएगी कोई नहीं वर्टेक्स उसका बचेगा, यानी उसकी आगे लिंक लिस्ट सारी कवर हो जाएगी, तो एस डी क्यू हो जाएगा उस दिन, और फिर नेक्स्ट जो होगा उसकी ब्रेथ शुरू हो जाएगी। तो अब S2 के बाद नेक्स्ट जो होगा 3 आया, नीचे देखते हैं 3 आ गया, एन क्यू हुआ, यानी पीछे क्यू के लग रहा है, फ्रंट पे क्यू के एस है, फ्रंट क्यू डेटा स्ट्रक्चर चल रहा है। उसके बाद 5 आएगा। अब जब 5 आएगा तो 5 जब एन क्यू होगा तो 5 के फौरन बाद फिर एस को डी क्यू होना चाहिए, तो फ्रंट पे कौन आ जाएगा 2, ठीक है ना जी, क्योंकि बस एस की ब्रेथ खत्म। तो अब देखें नेक्स्ट स्लाइड पे क्या होगा, देखें 2 3 5 एस निकल गया, एस डी क्यू हो गया, उसकी ब्रेथ पूरी हो गई, यानी आपने बीएफएस ट्रेवर्स करते वक्त एस की ना को विजिट कर लिया। अब फ्रंट पे कौन आ गया 2, तो अब आप 2 की ब्रेथ कवर करें, लेकिन ऐसे कवर करें कि जो नोड्स विजिट हो चुके हैं उनको दोबारा विजिट नहीं करना। तो अब 2 की ब्रेथ में तो आपको पता है कि कौन है, 4 है और 5 है, लेकिन 5 ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है ना जी, तो उसका ऑलरेडी विजिटेड है। अच्छा, ऑलरेडी विजिटेड का भी आप प्रोग्रामिंग में आप देख सकते हैं कि वहां आप क्या कर सकते थे
कि वहाँ एक फ्लैग भी आप सेट कर सकते थे कि एक नोड को अगर आप विजिट कर सकते हैं तो शुरू में आप सारे वर्टेक्स के फ्लैग्स विजिटेड फ्लैग एक बना लें, उसको 0 सेट कर दें, और जब भी वो फर्स्ट टाइम उसको कोई टच करने का मतलब विजिट करे, तो उसके विजिटेड फ्लैग को 1 कर डाले। जो ही 1 कर डालेगा तो नेक्स्ट टाइम वो जब भी विजिट कोई करने की कोशिश करेगा तो वो उस पाथ के जरिए उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, कहेगा कि नहीं भाई इस पाथ के जरिए मत आओ, ये ऑलरेडी विजिटेड है, लिहाजा वो पाथ वो फिर यूज नहीं करेगा। तो उस पाथ को हम यहाँ या उस एज को हम यहाँ डॉटेड लाइन से अब शो करेंगे इस सिमुलेशन में। मतलब ये कि 4 चूंकि अभी तक विजिट नहीं हुआ तो यानी ये यहाँ से हॉप काउंट 1 और हॉप काउंट 2 हुआ सोर्स से, और ये विजिट भी नहीं हुआ, लिहाजा 4 को देखें अब ये यहाँ पे NQ करेगा, नीचे देखें 4 NQ हो गया। अच्छा 4 NQ हुआ, अब 4 की जना अगली ब्रेथ देखें 5 है, तो 5 पे जब वो आया तो उसने क्या कहा, 5 इज ऑलरेडी डिस्कवर सो डोंट NQ। तो अब ये चूंकि देखें ये ऑलरेडी विजिट भी हो चुका है और NQ भी हो चुका है, तो दोबारा तो नहीं विजिट करेगा, तो वहां अब इसको हम ये देखें डॉटेड लाइन से हम शो करेंगे, ठीक है ना जी। यानी वो एज जो हम यूज नहीं कर रहे हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च में यानी ट्रेवर्सल के लिए, सो वी विल शो दैट विद डॉटेड लाइन, ताकि हमें एंड में ट्रेवर्सल जब खत्म हो जाएगी तो जहां डॉटेड लाइंस हमें मिल जाएंगी हम समझ जाएंगे कि ये एजेस हमने यूज नहीं किए थे, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं इसके बाद कि 2 की भी ब्रेथ खत्म हो गई, क्योंकि 2 की जितनी ब्रेथ थी कवर हो गई, तो 2 भी निकला, तो 3 फ्रंट पे आ गया। 3 की जो ब्रेथ थी अब वो देखें 5 है, ऑलरेडी विजिटेड है, लिहाजा डॉटेड लाइन से उसको शो करके आगे चलें। तो अब उसकी जो है ना 6 ब्रेथ है तो नहीं है, उसको NQ करें, NQ हो गया। उसके बाद जो है ना 3 भी निकल गया, 3 के बाद फ्रंट पे कौन आ गया, 5 आ गया। 5 की ब्रेथ 6 है, वो ऑलरेडी विजिटेड है, लिहाजा डॉटेड लाइन से शो करें, और उसके बाद उसको भी निकाल लें। फ्रंट पे कौन आ गया जी, 4 आ गया। 4 की जो ब्रेथ है वो 5 है, वो ऑलरेडी कवर्ड है, लिहाजा वो डॉटेड लाइन से शो कर दी मैंने, और 4 की अगली ब्रेथ है 8, लिहाजा वो नहीं है विजिट, लिहाजा वो उसको NQ होना पड़ेगा, यहाँ हो गया। 4 की मजीद कोई ब्रेथ है नहीं, लिहाजा वो भी निकला। 6 आया फ्रंट ऑफ द क्यू पे, तो 6 की जो ब्रेथ है 7 वो अभी तक विजिट नहीं हुआ था, लिहाजा उसको उसने NQ किया। 9 भी विजिट नहीं था तो उसको भी NQ किया, और 6 खुद निकल गया क्योंकि उसकी कोई ब्रेथ नहीं है। 8 फ्रंट पे आया तो उसकी तो सिरे से ब्रेथ है ही नहीं, क्योंकि उससे कोई आउटगोइंग, तो वो आया और सीधा निकल जाएगा, और फ्रंट पे 7 आ गया। 7 जब आया तो 7 के अब आप देखें ब्रेथ में जो जो नोड्स हैं, यानी देखें 4 है ऑलरेडी विजिटेड है, डॉटेड लाइन से मैंने शो किया। 5 है ऑलरेडी विजिटेड है, डॉटेड लाइन से शो किया। 8 है ऑलरेडी विजिटेड है, डॉटेड लाइन से शो किया। मतलब ये एजेस हमने यूज नहीं किए ट्रेवर्सल के लिए, ऑलरेडी वो वर्टिसेस विजिटेड है और वो निकल गया। 9 आया, 9 की भी जितने भी जो हैं वो ऑलरेडी विजिटेड हैं, लिहाजा वो एजेस हमने यूज नहीं किए। अच्छा अब आपका 9 भी निकल गया, क्यू खाली हो गई। क्यू खाली होने का मतलब है कि ट्रेवर्सल इज फिनिश्ड, यानी आपकी ट्रेवर्सल हो गई। अच्छा अब जरा आप गौर करें, ये मैं अब आगे अगर मैं ये डॉटेड लाइंस वाले एजेस इसमें से निकाल दूं तो इसका मतलब है ये बाकी एजेस आपने ट्रेवर्सल के लिए यूज किए हैं, और बाकी एजेस जो हैं वो क्या है, वो ये रह गए ना जो, और ये बाकी जो है ये क्या है, ये ट्री है कि नहीं है। और ट्री होना इस बात की दलील नहीं है कि इसमें हर वर्टेक्स को आपने एग्जैक्टली एक ही दफ़ा विजिट किया है, बिकॉज ट्री में आप एक बात करते थे कि सोर्स से हर एज तक एक यूनिक पाथ होता है, तो इस सोर्स से आप किसी भी एज तक आपने ट्रेवर्सल जो किया ना तो वह एक यूनिक पाथ से ही गए हैं, इसका मतलब है। और ये इस बात की दलील है कि आपने ट्रेवर्सल एक ही पाथ से किया है और एग्जैक्टली वंस आपने एक नोड को विजिट किया है, ठीक है जी। लेवल ग्राफ भी इसको कह रहा है, लेवल ग्राफ तो वो खैर इसको दूसरे सेंस में कह रहा है कि लेवल है बिल्कुल, लेकिन वो उस पर खैर छोड़ें उस बात को कि ये क्यों इसको इस तरह कह रहा है। ट्री के सेंस में मैं आपको समझा रहा हूं कि ये इस बात की दलील है कि ये क्या है, इसने एग्जैक्टली वंस विजिट किया, तो इट मीन्स कि ट्री में एक नोड जब एग्जैक्टली क्योंकि ट्री में यूनिक पाथ होता है, आप कहते हैं फ्रॉम वन वर्टेक्स टू एनी वर्टेक्स, तो ये इस बात की दलील हुआ क्योंकि डॉटेड लाइंस आपने निकाल दी
तो ये इसका मतलब है कि आपने, अगर आपने कहीं ये डॉटेड लाइन की बजाय मिसाल गलती से मैं कह दूं कि ये सॉलिड लाइन होती लेट से, तो फिर आपके यहाँ पे भी ये सॉलिड लाइन होती, तो फिर इसका मतलब है आपको ने 5 को इधर से भी विजिट किया था और इधर से भी किया था। इसका मतलब है आपने ट्रेवर्सल का रूल वायलेट किया था, क्या कि आपने 5 को 2 दफ़ा विजिट किया, तो ये तो ट्रेवर्सल में आपने वक्त ज़ाया किया है, और ये सिर्फ यहाँ किया है तो शायद कहीं और भी किया हो। तो ट्रेवर्सल ये गलती कभी नहीं करती, क्योंकि वो बैक एंड पे एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो मेंटेन कर रही होती है, और यहाँ विजिटेड का जो फ्लैग वाला मैंने आपको बताया कि वो इनिशियली 0 है और बाद में 1 हो जाता है सबका, तो ये दो चीज़ें जब आप मेंटेन करते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं और एडजेसेंसी लिस्ट पीछे इंप्लीमेंटेड है, और आपको वो चीज़ जो मैंने क्लियर अभी समझाई, तो इन सब के साथ हमेशा ये गारंटीड है कि कभी भी आपका जो है ना टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। एग्जैक्टली आप हर वर्टेक्स को एग्जैक्टली वंस ही क्या करेंगे, विजिट करेंगे। ठीक है जी। अब वो कहता है कि सेम लाइंस पे आप जाएं, सेम लाइंस पे जाके आप इसको भी आज जो कहते हैं ना इसको विजिट करें फॉर डेप्थ फर्स्ट। लेकिन अब आप क्या करें कि यही ग्राफ है, लेकिन अब इसके बैक एंड पे आप स्टैक बनाएं, यानी पहले स्टैक में एस पुश करें, फिर इसकी ये डेप्थ विजिट करेंगे तो 2 पुश होगा, फिर 2 की अगली डेप्थ लेट से, अब ये डिपेंड करेगा वो सारी उसी पे ही पे कि एडजेसेंसी लिस्ट में पहले आपने 2 की में 4 लगाया है कि 5 लगाया है। 4 लगाया है तो फिर आप 4 पुश करेंगे, फिर 4 की एडजेसेंसी में लेट से 8 है तो 8 पुश करेंगे। ठीक है ना जी, ये इस तरह चलेगा। फिर 8 के आगे डेप्थ खत्म हो गई, तो अब आप 8 को जब खत्म हो गया तो 8 पूरा खत्म हो गया, तो अब 8 पॉप करेंगे, तो फ्रंट टॉप पे कौन आया, क्योंकि स्टैक में तो एक एंड पे काम होता है, तो टॉप पे 4 आया तो अब 4 पे आ गए। 4 की मजीद कोई डेप्थ है जो विजिट नहीं हुई, वो फ्लैग वही उस तरह ही रखते हैं कि इसका विजिटेड फ्लैग 1 हो चुका है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। हाँ जी, इसकी कोई, हाँ जी 5 अभी तक विजिट नहीं हुआ, तो आपने इसको भी विजिट कर दिया, लेकिन इसको विजिट करने के साथ इसको आप पुश करेंगे, फिर 8 की जगह अब ये पुश हो गया है। इसी तरह फिर इसकी कोई है, यस, तो फिर 6 है, फिर 7 है। ठीक है ना जी, तो इस तरह ये चलेगा, और आप ये देखेंगे एंड में कि एग्जैक्टली ये सारे वर्टेक्स विजिट हो जाएंगे और स्टैक आपके एंड में खाली हो जाएगी। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन सेम होंगे इसमें। उसमें देखें पिछले वाले में ये कितने वर्टिसेस थे, 9 थे, 9 आइटम्स एनक्यू हुए और 9 ही आइटम्स डीक्यू भी हुए, डीक्यू भी हुए उसमें से। और स्टैक में भी आप भी देखेंगे कि 9 ही दफा 9 ही आइटम पुश होंगे और 9 ही आइटम्स आपके वर्टिसेस की जगह पॉप भी होंगे, और आपका क्या हो जाएगा जो है आपका जो ना वो पूरा हो जाएगा, यानी आपकी ट्रेवर्सल पूरी हो जाएगी। तो अब जब ये सारा काम आपका पूरा हो जाएगा तो इसके बाद अब आ जाए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब वो कहता है कि क्या है इन दोनों की, यानी इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब सेम ही होनी है, क्योंकि ऑपरेशंस मैंने आपको दोनों में बता दिए कि सेम ही है, यानी ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो द ऑपरेशंस ऑफ द एन क्यू एंड डी क्यू, यानी अगर आप BFS की मिसाल लें, टेक्स ऑर्डर 1 टाइम। आपको पता है फ्रंट ऑफ द क्यू पे से डिलीशन करना या एंड ऑफ द क्यू पे बंदा लगाना, ये तो थीटा 1 टाइम लेता है, दरमियान में तो कोई इंसर्शन करना है, लूप तो होती नहीं है। सो टोटल टाइम डिवोटेड टू क्यू इज ऑर्डर ऑफ व्यू, क्योंकि V वर्टिसेस है, और टोटल अगर मैं कहूँ कि कितने आपने टाइम क्यू में जनाब ऑपरेशन लगाया, तो क्योंकि मैंने V बंदे NQ किए हैं और एक का ऑर्डर 1 टाइम है, तो अगर मैं बिग O में बात करूँ तमाम बंदों की, तो टोटल अगर V टाइम लगा NQ करने में और V ही टाइम लगा DQ करने में, तो टोटल 2V टाइम लगा। और 2V को टाइम को अगर मैं बिग O या थीटा में कहूँगा तो मैं क्या कहूँगा, थीटा V, 2V इज अगेन V। इसी तरह सिंस द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल एडजेसेंसी लिस्ट इज थीटा ई, एडजेसेंसी लिस्टें आप जो आगे हैं जितनी भी हैं, ये कितनी हैं, इनमें जितने भी इनका सब सम ले लें, तो वही जो अगर आपका ग्राफ अगर अनडायरेक्टेड है, यानी तो अगर वो एक एज 2 दफ़ा काउंट हो जाएगा, वो जो मैंने ऊपर बहस की, तो वो 2E बन जाएगा, तो थीटा में जाके तो वो फिर थीटा ई बन जाएगा।
तो adjacency list is theta e. So the running time of BFS is theta v plus e. चूंकि आपका ये काम आप साथ में कर रहे हैं और एडजेसेंसी लिस्ट पर से गुजरने के लिए आपको टोटल इतना काम करना पड़ता है, क्योंकि आपने हर नोड की एडजेसेंसी मालूम करनी होती है ना कि उसमें कितने हैं, तो आपने इसको एक दफ़ा NQ DQ करना होता है और उसकी एडजेसेंसी जितने के साथ है वो आपने मालूम करनी होती है। तो वो हर एक की एडजेसेंसी जितने के साथ है वो आप ये इसकी एडजेसेंसियाँ, फिर इसका NQ DQ और उसकी एडजेसेंसियाँ, वो सारी आप सारी जमा कर लेते हैं और आपकी जो है ना पूरी ट्रेवर्सल पूरी हो जाती है। तो ज़ाहिर है उसको दोनों के टाइमों को जमा कर लें तो टोटल जो है ना टाइम आपका क्या निकला, थीटा v प्लस ई। और यही कहता है डिबेट, अगर आप उसके लिए भी कर लेना, वो कहता है DFS के लिए, तो वहाँ डिबेट ऐसे हो जाएगी कि स्टैक में आप जब पुश करेंगे तो थीटा 1 लगेगा और तमाम आइटम्स को पुश करने के लिए थीटा v, और तमाम को पॉप करने के लिए भी थीटा v, तो 2v फिर वही थीटा v। और इसी तरह एडजेसेंसी लिस्टों के जो है ना वो तो सब लिए उसी तरह भी सेम है, तो उधर भी यही आर्गूमेंट चलेगा। लिहाजा DFS हो BFS हो, दोनों सूरतों में आपका टाइम जो है ना उस पर जो है ना आपकी जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ना। और रह गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो तो हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर ऐसे पढ़ ली हुई है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आपकी जो है ना, क्योंकि ये तो तस्वीर है ना, ये तो मैंने कह दिया ना ये तस्वीर है, तस्वीर के पीछे क्या है, ये तो एंड यूज़र के यानी समझाने के लिए है ना। तस्वीर के पीछे तो अगर आपने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है तो वो तो क्या है, वो तो इसके पीछे वही है ना कि थीटा v प्लस ई, वही एडजेसेंसी लिस्ट में जो मैंने सारी बहस की है। और अगर आपने इसके पीछे एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई है तो फिर तो वही बहस है कि फिर इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थीटा v स्क्वायर है। तो जनाब ये आपका ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर हुआ जिसको आज हमने उसके जो है ना इम्प्लीमेंटेशन के भी कुछ गोशे हमने टच किए, और साथ ही साथ हमने जो है ना आज इसके जो है ना जो एनालिसिस के भी कुछ पॉइंट्स थे वो भी डिस्कस किए। तो अब ये है कि अब आप आज के बाद बेहतर पोजीशन में आ गए हैं कि कल कला को आपको कहीं ग्राफ यूज़ करना पड़े तो आप एक अच्छी पोजीशन में किसी को कह सकते हैं कि ग्राफ अगर छोटा है तो मुझे किस इम्प्लीमेंटेशन पे जाना चाहिए, ग्राफ बड़ा है एक लिमिट से तो मुझे क्या करना चाहिए। ट्रेवर्सल अब आपको क्लियर हो गई है। इवन कि आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं भी क्लियर इतनी, तो एनालिसिस ऑलमोस्ट आपको इसका क्लियर होगा। कल कला को आप सब डिबेट के हद तक कर सकते हैं किसी के साथ बात कि नहीं इसका टाइम इतना इसमें लगेगा। और ये बात अगर इम्प्लीमेंटेशन किसी ने की हो, डाटा स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा किया हो, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिर तो वो बंदा कहते हैं ना बिल्कुल एग्जैक्ट उसको फील हो रहा होता है कि व्हाट आई एम सेइंग। जब आपने वो चीज़ इम्प्लीमेंट भी की हो और फिर एल्गोरिथम में आके आप उसको मैथमेटिकल लेवल पे एनालिसिस भी जब करते हैं, तो उधर उस वक्त तो जब आप कह रहे होते हैं तो उस वक्त बिल्कुल फील कर रहे होते हैं कि व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज यू हैव इम्प्लीमेंटेड। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। समटाइम्स चूँकि ये टॉपिक यूजुअली डाटा स्ट्रक्चर में भी अमूमन आखिरी वीक्स में कराया जाता है, आखिरी टॉपिक्स में से होता है ये ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। तो ये देखने में यही आया है कि समटाइम्स ये स्टूडेंट्स इसको इम्प्लीमेंटेशन करने से मिस कर जाते हैं, मतलब वो फाइनल एग्ज़ाम के करीब करीब होते हैं और बस वो बहुत कम स्टूडेंट्स इसको वक्त नहीं दे पाते उस तरह से जितने कि इसको वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोगों को अभी भी मौका मिलता है और आप प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी है तो किसी फारग वक्त में सेमेस्टर ख़त्म हो जाए तो ये जो टेक्निक्स आपने पढ़ी हैं इसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, ट्री डाटा स्ट्रक्चर आपने जो हमने पढ़े थे वो किए हुए हैं, तो फिर इसको भी किसी फारग वक्त में किसी दिन जाके कर लें। तो ये है कि कल को फ्यूचर में किसी जगह आप गए, किसी कंपनी में काम किया, कुछ किया, तो आपके एक दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन से आपका हाथ गुजरा होगा ना तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो बहरहाल ये तो था आज का आपका टॉपिक। तो टाइम भी हमारा ख़त्म हो गया है, तो इस चीज़ को मैं अब यहाँ रोकता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फिर उसका जवाब दे देता हूँ।
otherwise we stop here.